नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर एक अहम फैसला लिया है। योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल में यह बड़ा फैसला हुआ। रेहड़ी पटरी वालों को आईडी दिखानी होगी, खाने पीने की चीजें बेचने वालों को लगानी होगी नेम प्लेट। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हिमाचल सरकार का यह फैसला हिमाचल में मजबूती से लागू होगा फैसला, यह कहा गया विक्रमादित्य की तरफ से। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल में भी यह बड़ा फैसला लिया गया है कि रेहड़ी पटरी वालों को अब आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, खाने पीने की चीजें बेचने वालों को लगानी होगी नेम प्लेट। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह ऐलान किया है। कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। सचिन, जब यही हमने देखा उत्तर प्रदेश में, तब विपक्ष के लोग तो बहुत सवाल खड़े कर रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी यही फैसला ले लिया गया। जी अखिलेश, देखिए इस चीज़ का हमें कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिमाचल सरकार ने ये क्यों डिसीजन लिया है। हिमाचल में अब जो है रिसेंटली पिछले 10-15 दिनों में मस्जिदों को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। संजौली मस्जिद का हमने देखा, मंडी मस्जिद का हमने देखा, और ये आरोप लग रहे थे कि बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, हिमाचल में अपनी दुकान चला रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का काम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर हिमाचल सरकार काम कर रही थी, जिसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। पर सवाल यही है कि दबाव जो है वो इन घटनाओं की वजह से सरकार के ऊपर था। पर नाम लिखने से क्या महज जो है, जो क्वालिटी है फूड की, खाने की आइटम की, वो इंश्योर हो जाएगी? पहले से ही हेल्थ डिपार्टमेंट को ये मैंडेट है, ये काम है उनका चेक करना कि कोई भी खाने पीने की वस्तु जो बिक रही है सड़क पे, दुकान पे, वो जो है उसकी क्वालिटी जो है इंश्योर की जाए। तो मतलब सचिन बिल्कुल छोटे में बोलिएगा, एक लाइन में जवाब दीजिए कि क्या ये वाकई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला दिखता है या ज्यादा राजनीतिक फैसला दिख रहा है ये? जी नहीं, ये राजनीतिक फैसला है, प्योरली राजनीतिक फैसला है, क्योंकि गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता का नाम से कुछ लेना देना नहीं है। महज नाम लिख देने से चीजों की गुणवत्ता जो है वो तय नहीं हो जाएगी। गुणवत्ता जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट तय करेगा। जब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन इस जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बदलापुर में हुए अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर बवाल की स्थिति है। अपराधी का एनकाउंटर करके महाराष्ट्र पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब क्या कुछ हो रहा है आपको बताएंगे। अगर एनकाउंटर में झोल, कोर्ट में खुलेगी पोल। कंगना की जुबान बीजेपी के लिए इम्तिहान। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। उन बिलों को लागू करें, तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। करो निष्कासित कंगना रनौत को, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? प्रधानमंत्री जी को कंगना रनौत के बयान पे खुल के खुद पहले बोलना चाहिए। वक्फ बिल पर चिट्ठी चीन पाकिस्तान से जुड़ी।
बीजेपी सांसद ने पूछा, क्यों करोड़ों खत एक जैसा? बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त है, क्या हाथ पैर में गोली नहीं मारी जा सकती थी? यह सवाल हाई कोर्ट में पूछा गया। हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, ये उसकी परिभाषा के दायरे में नहीं है, ये हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनकाउंटर पर सवाल पूछे हैं, कई सवाल हैं। 4 पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए क्या, यह भी पूछा हाई कोर्ट ने। तो बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख नजर आ रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, सूरज ओझा मेरे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सूरज, हाईकोर्ट में और क्या कुछ टिप्पणी की गई थी? क्योंकि जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं उससे लग रहा है कि पुलिस की जो थ्योरी है उससे पूरी तरीके से हाईकोर्ट इत्तेफाक रखता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोर्ट ने बेसिक से सवाल पूछे हैं पुलिस से, प्रशासन से, कि जिस तरह से 4 लोग अगर किसी वैन में बैठे हैं और कोई एक ऐसा आरोपी जो कि जैसा कि उसके परिवार का दावा है वो इतना मजबूत नहीं है, वो कैसे बंदूक छीनकर गोली चला सकता है और आप उसे ओवर पावर नहीं कर सकते। देखिए, कोर्ट ने ये पूछा कि जिस लेदर के ये एक जो शोकेस होता है जिसके अंदर बंदूक रखी जाती है, कैसे कोई इसे खोलकर बाहर निकाल सकता है, कैसे गन को लोड कर सकता है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल इसमें जिसको ट्रेनिंग नहीं हासिल है, अनट्रेंड आदमी है। तो कैसे ये इतना आसान है इसे अनलॉक करना, इसे लोड करना और लोड करने के बाद गोली चलाना। साथ ही ये कहा कि अगर वो हथकड़ी पहना था तो हथकड़ी पहनने के बाद जब हथकड़ी खोली गई उसे पानी पिलाने के लिए, बाद में क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई, और हथकड़ी पहन के क्या कोई पानी नहीं पी सकता क्या? तो तमाम तरह के सरल भाषा में और सामान्य आदमी के जहन में जिस तरह के सवाल हैं, उसी तरह के सवाल कोर्ट ने आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा है, प्रशासन से पूछा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब से तलोजा जेल से इस गाड़ी में बिठाल के आरोपी को थाने ले आया जा रहा था, उस वक्त जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरा होगा उसका उस दिन का फुटेज संभाल के रखा जाए। साथ ही उस गाड़ी में जितने भी पुलिस कर्मी थे, जिसमें 4 लोग थे, उन सभी के सीडीआर को भी इकट्ठा करने के लिए कोर्ट ने कहा है, ताकि इस पूरे मामले को साफ किया जा सके। कोर्ट ने और एक बात कही है मैं हम करेंगे बात, आगे कुछ और जानकारी मैं आपसे लूंगा। दरअसल बदलापुर एनकाउंटर में पुलिस वालों को अब इनाम देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एमएनएस के प्रमुख हैं राज ठाकरे, अस्पताल पहुंचे, वहां जाकर पुलिसकर्मियों को 51,000 का इनाम दिया उन्होंने। पुलिसकर्मियों ने पैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिए हैं। ठाणे के अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से राज ठाकरे मिले हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर में पुलिस वालों को उनकी तरफ से इनाम दिया गया। सूरज, एक चीज एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रही है इस पूरे मामले में, जब से एनकाउंटर की खबर आई है, कि कुछ पार्टियां, कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में हैं, और उसी कड़ी में यह चीज भी नजर आती है जो राज ठाकरे ने किया। जी बिल्कुल, देखिए, राज ठाकरे जुपिटर अस्पताल नहीं आए थे, उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे आई थी। और शर्मिला ठाकरे यहाँ पर जब आई, क्योंकि शर्मिला ठाकरे ने जब ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो जब ये इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली, जुपिटर अस्पताल वो आई, उन्होंने जिस पुलिस पीआई ने शिंदे ने गोली चलाई थी उनसे भी मुलाकात की, जिस अधिकारी को गोली लगी उससे भी मुलाकात की, और जो कांस्टेबल यहाँ पर एडमिट है जिनका बीपी शूट कर गया था उनसे भी मुलाकात की। साथ ही उन्हें 51,000 इनाम देने की बात की कि आपने जो कुछ किया वो सही किया। अगर कोई आदमी इस तरह से कानून को हाथ में लेता है तो उस वक्त परिस्थितियों के हिसाब से जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही सही हुआ, जस्टिस मिला है, पीड़िता को जस्टिस मिला है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कहा कि हमें किसी का भी पैसा नहीं चाहिए, आप इसे चाइल्ड वेलफेयर को दे दीजिए। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जो पुलिसकर्मी है उन्होंने शर्मिला ठाकरे से की है। जी बिल्कुल, और एक दिन में हमने पोस्टर वो भी देखा था जिसमें देवेंद्र फडणवीस हाथ में पिस्टल लिए हुए नजर आ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था बदला पूरा। किसी प्रशंसक ने ये पोस्टर लगाया होगा, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जब इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। अब अगली खबर, कृषि कानून पर बयान के बाद कंगना का यू टर्न सामने आ गया है। विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने माफी मांगी। कंगना ने कहा कि किसी को निराशा हुई तो खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, यह कहना कंगना रनौत का। कंगना ने कहा था कि कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अपने शब्द वापस लेने की बात उन्होंने कही है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली। अब उनका यह कहना है कि जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी का स्टैंड है, उसी पर मैं भी कायम हूं। विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने माफी मांगी।
किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आइए एक बार फिर से मैं आपको सचिन के पास लिए चलता हूं और देखिए सचिन, एक कहते हैं ना, कहावत भी है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं होती है। कंगना रनौत भले ही अब माफी मांग लें, यू टर्न ले लें, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के जो लोग हैं इसको भुनाने से बाज आएंगे चुनाव में? जी देखिए, कंगना रनौत अब चाहे लाख सफाई देती रहे अपने बयान को लेकर, पर इस बयान ने जिस तरह से बीजेपी को मुश्किल में डालना था वो काम जो है ऑलरेडी ये बयान जो है ये कर चुका है और बैठे बिठाए कांग्रेस को जो है हरियाणा में एक मुद्दा जो है वो दे दिया है। अब कंगना रनौत सफाई दे रही हैं कि मैं अपने शब्द जो है वापस लेती हूँ, पर यह समझना जरूरी है 10 दिन बाद हरियाणा के चुनाव हैं और हरियाणा जो है पंजाब के बाद दूसरा लीडिंग स्टेट था जिसमें जो है 3 खेती कानूनों के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ था और हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर किसानों ने इसमें जो है हिस्सा लिया था। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है, पर सवाल यही है क्योंकि बीजेपी हरियाणा की लीडरशिप जो है वो नर्वस है क्योंकि वो असहज महसूस कर रही थी कंगना रनौत की स्टेटमेंट से। तो कंगना रनौत को स्टेटमेंट वापस लेने के लिए तो कहा गया है, उन्होंने वापस ले भी ली है, पर आने वाले दिनों में बीजेपी को जो है इस बयान की वजह से कैसी मुश्किल होगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में कैंपेन जो है वो पीक पे जाएगा। अपने तकरीबन 10 दिन है चुनावों के लिए। कंगना के बाद किसानों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान सामने आ गया। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता दूं। किसानों पर मनोहर लाल खट्टर का यह बड़ा बयान है कि शंभू बॉर्डर बंद होने को लेकर उन्होंने कहा कि उस पार जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो लोग किसान का मुखौटा पहने हुए हैं, सरकार अस्थिर करने के लिए सिस्टम को वो खराब करना चाहते हैं। पिछली बार लाल किले पर उत्पात उन्होंने मचाया था, तो अब ये बातें खट्टर की तरफ से कही गई हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री। बड़ी समस्या यहां की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है, इस अपमान को देश सहेगा नहीं। एक बार फिर से मैं आपको सचिन के पास लिए चलता हूं। सचिन, अभी कंगना रनौत पे हम लोग बात कर रहे थे, अब मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आ गया है। इस लाइन पर मनोहर लाल खट्टर अभी अगर ये बयान दे रहे हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है? कुछ और आपको जानकारी मिल पा रही है वहां से? अखिलेश, मनोहर लाल खट्टर ने अपनी तरफ से तो बहुत चतुराई दिखाई है और उन्होंने जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चला है उसके लिए पंजाब के किसानों को ब्लेम करने की कोशिश की है कि पंजाब के ये किसान हैं जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पर मनोहर लाल खट्टर शायद ये नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी लीडरशिप ये नहीं समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन और 3 खेती कानूनों का मुद्दा जो है उसको ये जितना टच करेंगे उतना जो है बीजेपी के लिए जो है स्थिति जो है असहज होगी। अब मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो बॉर्डर के उस पार बैठे हैं, शंभू बॉर्डर के उस पार जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो किसानों का मुखौटा पहने हुए हैं। तो उसमें तो हरियाणा के किसान भी हिस्सा ले रहे हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब शंभू बॉर्डर पे किसानों ने आना था 13 फरवरी को, तो उससे पहले हरियाणा में क्या हालात थे। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हरियाणा के गांव में डिप्लॉय कर रखी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर खुद चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इशू जो है इसको जितना छेड़ेंगे उतना ही बीजेपी के लिए स्थिति जो है बिल्कुल। बाकी दल अब इसका कैसे फायदा उठा रहे हैं देख लीजिए। कंगना के बयान पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ गया। बीजेपी कृषि कानूनों को वापस लाना चाहती है, अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो कंगना रनौत भले माफी मांग ले, यू टर्न ले ले, लेकिन बाकी जो लोग हैं अलग अलग दल के, वो कैसे अपने पक्ष में इसे भुनाएंगे, उसकी एक बानगी देखिए। अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान सामने आ गया कि बीजेपी कृषि कानूनों को वापस लाना चाहती है,
ये कह रहे हैं केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना। लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। तो बयान कंगना रनौत का हो या फिर खट्टर साहब ने जो बात कह दी, कहीं ये बयान बैकफायर ना कर जाए, ये अब सवाल बन गया है चुनाव के बीच में। अगली खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 1.25 करोड़ सुझाव आने पर उठे सवाल। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अब जांच की मांग कर दी। आईएसआई और चीन से कनेक्शन हो सकते हैं, ये कह रहे हैं निशिकांत। गृह मंत्रालय से निशिकांत ने जांच कराने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को बाकायदा खत लिखा है, जो कि जेपीसी को हेड करते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नए नए एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। 1.25 करोड़ जो सुझाव आए उस पर अब सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जांच की मांग की। आईएसआई और चीन से कनेक्शन हो सकता है, ये भी कह रहे हैं वो। मेरे साथ नीरज पांडे जुड़े हुए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। नीरज, ये निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहे हैं और खासतौर पर आईएसआई और चीन की जो बात कह रहे हैं, उसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं, वो लॉजिक क्या है? देखिए, इसका पीछे लॉजिक ये है कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जाकिर नाइक ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी किया और मुसलमानों को ये बात कही कि आप लोग इस बिल का विरोध करिए, इस बिल को रद्द कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय जेपीसी को भेजिए। और उसके बाद आप देखिए जो मेल आ रहे हैं, उसमें मेल पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आ रहे हैं, जो हमारी जानकारी है। और जो आज निशिकांत दुबे ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर को और जगदंबिका पाल को, जो जेपीसी के चेयरमैन है, उनको बाकायदा पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस पूरे मसले की एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। बाकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय को बोला जाए कि गृह मंत्रालय इस पर एक कमेटी बैठाए, जांच करे कि आखिर ये कौन लोग हैं। ये आईएसआई, और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि आईएसआई, जाकिर नाइक और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो इस्लामिक संगठन हैं, उन संगठनों ने बाकायदा भारत में यहाँ के आंतरिक मसलों को में माहौल ख़राब करने के लिए, एक जनमत संग्रह क्रिएट करने के लिए बाकायदा प्लान करके मेल करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि करीब 1.25 करोड़ ऐसे पत्र हैं, चाहे वो मेल के जरिए और वो हार्ड कॉपी के जरिए पर्सनली जो भेजे गए, उनमें सब में भाषा एक ही है कि इस कानून को मुसलमानों के तो ये बात जो आप बता रहे हैं, दर्शकों को हम बता दें कि निशिकांत दुबे के आरोपों पर अब वीएचपी ने भी मुहर लगाने का काम किया है। विश्व हिंदू परिषद ने साजिश को ईमेल जिहाद का नाम दिया। जाकिर नाइक, कट्टरपंथियों, पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया गया। ये सारी बातें वीएचपी की तरफ से कही गई हैं। विश्व हिंदू परिषद भी अब इसमें कूद पड़ा है। बिल के खिलाफ भारत विरोधी टूल किट, यह कहना वीएचपी का। तो निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोप आपने सुने, उस पर आप डिटेल में पूरी जानकारी हमारे संवाददाता नीरज उस पर आपको दे रहे थे। और अब ये एक और बड़ी बात वीएचपी की तरफ से भी ये कहा गया है, वक्फ बिल को लेकर बिल के खिलाफ भारत विरोधी टूल किट, ये कहना वीएचपी का। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी। ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर झूठ बोलने का आरोप सामने आया है। वक्फ निजी नहीं, सरकारी संपत्ति, ये झूठ है, ओवैसी कह रहे हैं। ये ओवैसी ने पूछा है सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। वक्फ निजी नहीं, सरकारी संपत्ति, ये झूठ है। झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर आर पार की स्थिति नजर आ रही है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की जुबान फिसली। राहुल ने कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी कह दिया, हालांकि उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली। तो रिफ्यूजी उन्होंने कह दिया था राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत माफी मांगी।
पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। कंगना रनौत ने जो बयान दिया है कृषि कानूनों को लेकर, उस पर अब राहुल गांधी का हमला भी सामने आ रहा है। सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, यह सवाल पूछा राहुल गांधी ने। बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी नीति तय कर रहे हैं? किसानों की जान लेने के बाद भी सरकार का मन नहीं भरा? राहुल गांधी का देखिए किस तरीके से तीखा प्रहार सामने आ रहा है। इंडिया किसानों के खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगा, यानी इंडिया गठबंधन की वो बात कर रहे हैं। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर सफाई दें, वो बताएं कि आज भी उनका स्टैंड वही है या नहीं। कुशीनगर फेक करेंसी केस में अभी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अजय लल्लू को नोटिस भेजेगी कुशीनगर पुलिस। अजय लल्लू से पूछताछ भी पुलिस करेगी। अपराधियों का बचाव कर रहे हैं अजय, ये आरोप भी लग रहा है उन पर। तो अजय लल्लू को नोटिस भेजने वाली है कुशीनगर पुलिस, इस तरह की खबर है। इनके पूरे गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कुशीनगर पुलिस द्वारा की जा रही है और पूरे इनके सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक पार्टी के नेताओं का नाम आया, आज एक दूसरी पार्टी के नेताओं का भी नाम उनके साथ आ रहा है, फोटोज शेयर हो रही हैं, तो क्या पॉलिटिकल लिंक भी इसमें कुछ आप लोग देख रहे हैं? जो भी व्यक्ति इस आपराधिक गिरोह में शामिल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुशीनगर केस में एक्स पर पोस्ट करके घिर गए लल्लू। अजय लल्लू ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए थे। अपराधियों के प्लास्टर को लेकर सवाल खड़े किए थे उन्होंने। अजय लल्लू ने अपराधियों का फोटो भी शेयर किया था। लल्लू ने पूछा था कि क्या प्लास्टर महज दिखावा था, और ऐसे में अब वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। उनकी एक तस्वीर भी इसके साथ सामने आई है, जिसका नाम औरंगजेब बताया जाता है। इस मामले का एक अहम किरदार है। और हमारे साथ इस वक्त वीरेश, हमारे सहयोगी, जुड़ गए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाने वाले हैं। वीरेश, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जो हमें अपडेट्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अजय लल्लू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। एबीपी न्यूज से ऑन रिकॉर्ड एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा ने कहा कि नोटिस भेजी जाएगी, उनसे पूछताछ किया जाएगा, कोई शक शुबहा नहीं है। और इस जांच को प्रभावित करने वाला जो भी शख्स होगा, नेता होगा, अधिकारी होगा, उसके खिलाफ जांच को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र के केस में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है, एबीपी न्यूज पर चेतावनी दी है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को। अजय लल्लू ने कहा कि नोटिस आएगा तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जांच पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जो कुशीनगर की पुलिस है उसका कहना है कि तमकुही राज का ये गैंग है। और तमकुही राज से 2 बार के विधायक, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता अजय लल्लू इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, इतना आकर्षण क्यों दिखा रहे हैं, इतना तरफदारी क्यों कर रहे हैं अपराधियों का, जाली नोट के सौदागरों का, अवैध गोरख धंधा करने वालों का, नेपाल से जिनका कनेक्शन है, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का, डी कंपनी से जिसके और ऐसे में वो खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जांच पड़ताल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका वीरेश। और अब दिल्ली वालों के लिए खबर है, बिना पटाखों वाली इस बार भी दिवाली उनकी हो सकती है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है, बैन लग सकता है। दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की यह कोशिश नजर आ रही है। यही नहीं, ऑड इवन की भी तैयारी शुरू हो रही है। गोपाल राय ने यह बात खुद कही है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी निधि श्री से। निधि, तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है, लग रहा है कि इस बार भी बिना पटाखों वाली दिल्ली होगी, दिल्ली वालों की। बिल्कुल अखिलेश, देखिए पिछले कई सालों से हम देखेंगे कि दिल्ली में विशेष तौर पर जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है तो यहाँ पटाखों पर बैन लग जाता है। और इस बार तो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा। हालांकि नोटिफिकेशन की डेट नहीं आई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार दिवाली में पटाखे बैन रहेंगे। और कुछ मेरे साथ दिल्ली के लोग हैं, इनसे प्रतिक्रिया लेना ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली में इस बार भी पटाखे बैन हैं और स्मॉग और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस बार भी बिना पटाखे? देखिए, जैसे बैन शब्द सुनते हैं तो आदमी को अपने धार्मिक भावनाओं पे चोट पहुंचती है। अब फिर लोग यही सवाल करने लग जाते हैं कि अभी 10 से 15 दिन पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, वो जब छूट के आते हैं तो धड़ल्ले से पटाखे दगाए जाते हैं, तब क्या पॉल्यूशन 15 दिन पहले नहीं होता, 15 दिन बाद पॉल्यूशन हो जाता है? मेरी ये राय है कि इनको सबसे पहले लोगों को जागरूक कराना चाहिए। पिछले 5-7 साल से मैं जानता हूँ कि दिल्ली में पटाखे बैन रहते हैं, लेकिन अंधाधुंध पटाखे रखते हैं और 3 दिन तक दिल्ली बिल्कुल धुंधल रहती है। ना ही कभी आज तक जागरूकता चलाए, कभी स्कूलों में बच्चों को सिखाएं, ऑफिसों में लोगों को बताएं, जहाँ 10 पटाखे दगाते हैं आप 2 पटाखे दगाइए मत। धार्मिक एंगल इतना ही है निधि। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।